हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक नए इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है अर्थ टेस्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जब भी हम लोग अर्थ टेस्टर की बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग अर्थिंग के प्रतिरोध को नापते हैं। ठीक है, अब अर्थिंग का प्रतिरोध का मतलब ठीक है ना, जब भी हम लोग किसी भी प्रकार की अर्थिंग करते हैं ना, किसी भी प्रकार की अर्थिंग का मतलब ये है, जैसे अगर हम लोग पाइप अर्थिंग कर रहे हैं या प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं या फिर मैश अर्थिंग कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग अर्थिंग करते हैं ना, तो उस अर्थिंग को करने से पहले हमें जिस ज़मीन में वो अर्थिंग की जा रही है ना, उस ज़मीन का प्रतिरोध पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रतिरोध को नापने के लिए हम लोग इस उपकरण का उपयोग करते हैं। और जब भी अपन ने अर्थिंग कर दी ना, उस अर्थिंग को करने के बाद भी हमें एक इक्वल टाइम पीरियड के अंदर उस ज़मीन के प्रतिरोध को नापते रहना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अर्थिंग है ना, उस अर्थिंग को करते समय हम एक विशेष बात का ध्यान रखते हैं कि जो ज़मीन है ना, उसका प्रतिरोध या तो 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं करोगे ना, तो कुछ समय के बाद क्या होएगा कि जो भी आपने सिस्टम लगाया है, उस सिस्टम की जो प्लेट है या फिर जो पाइप है या फिर जो रॉड है ना, उनके ऊपर क्या होएगा, जंग लगने लग जाएगी। और जंग लगने के कारण या फिर जैसे जिस ज़मीन के अंदर आपने अर्थिंग कर रही है उसके अंदर जो नमी है वो नमी कम होने लग जाएगी। तो वो नमी और वो जो जंग लग रही है उसके कारण क्या होता है, उस अर्थ का प्रतिरोध एक तरीके से बढ़ने लग जाता है। तो हमें समय समय से इस अर्थ टेस्टर के द्वारा उस ज़मीन के प्रतिरोध को टेस्ट करना रहता है और जो अर्थिंग का जो प्रतिरोध है ना, उस प्रतिरोध को मेंटेन करना रहता है। ठीक है, अब जैसे आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अर्थिंग क्या है। ठीक है, तो अर्थिंग को जानने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अर्थ फॉल्ट क्या है। ठीक है ना, अब जैसे ही हम लोग अर्थ फॉल्ट की बात करते हैं ना, तो अर्थ फॉल्ट हमेशा ऐसे उपकरणों के अंदर होता है या ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर या ऐसे अप्लायंसेस के अंदर होता है जो अप्लायंसेस किससे बने हुए रहते हैं, धातु की बॉडी से बने हुए रहते हैं। जैसे अगर अपन घर की बात करते हैं तो घर के अंदर जैसे फ्रिज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ठीक है, या फिर जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ये जितने भी उपकरण है ना, ये सबके सब उपकरण का जो बाहरी बॉडी है वो किससे बनी हुई रहती है, धातु से। ठीक है, तो अर्थ फॉल्ट क्या होता है, बेसिकली इन धातु से बने किसी भी उपकरण के अंदर जो लाइव वायर है ना, वो लाइव वायर किसी भी कारणवश क्या होए, उसका इंसुलेशन डैमेज होए और वो डैमेज्ड इंसुलेशन किससे टच हो जाए, इनकी बॉडी से टच हो जाए, तो क्या होएगा, जो धारा प्रवाहित हो रही है ना उस उपकरण के अंदर, वो उपकरण से वो धारा उस उपकरण के बॉडी के अंदर भी प्रवाहित होने लग जाएगी और न चाहते हुए भी उस बॉडी के अंदर क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, धारा। और उस धारा के प्रवाहित होने के बाद यदि हम लोग उस उपकरण को हाथ लगाते हैं तो हमें उस उपकरण से झटका लगने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर आप टाइमली उस उपकरण की जो इंसुलेशन है उसको ठीक नहीं करोगे ना, तो क्या होएगा, उस मशीन के या उस उपकरण के खराब होने की भी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये जो इंसुलेशन छिलने के बाद उस बॉडी के टच होने की प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉल्ट रहता है, मैंने क्या बताया कि इस फॉल्ट के कारण अगर आपने उस उपकरण को टच किया तो क्या होएगा, उससे अपने को झटका लगने की संभावना रहेगी जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग जितने भी धातु वाले उपकरण होते हैं ना, उन सब के सब धातु वाले उपकरणों के अंदर एक अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या करते हैं, हम लोग उस उपकरण की बॉडी को एक कॉपर के वायर से बांध के हम लोग जमीन के अंदर एक सेटअप तैयार करते हैं और उस सेटअप से उस वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो जो कनेक्शन करेंगे ना, वो कनेक्शन के अंदर जो सेटअप अपन ने बनाया है ना, वो सेटअप इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं कि जो वो पूरा रास्ता बन रहा है जो कि उस उपकरण के बॉडी से निकल के उस जमीन के अंदर जाने तक का जो तार और वो जो सेटअप लगाया ना, उस पूरे के पूरे सेटअप का हम लोग प्रतिरोध ये कोशिश करते हैं कि 1 ओम या 1 ओम से कम रहे। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि जो जब भी अगर आप कम प्रतिरोध, जैसे अगर 1 ओम या 1 ओम से कम प्रतिरोध वाले
चालक को किसी भी उपकरण से कनेक्ट करोगे ना, तो क्या होएगा, जितनी भी धारा वहां पे उस बॉडी के ऊपर है वो सारी की सारी धारा, क्योंकि वहां पे निम्न प्रतिरोध है ना, वो सारी की सारी धारा उस तार के थ्रू जमीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रक्रिया अपन ने करी है ना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करने के बाद और वो जो सेटअप अपन बना रहे हैं ना, उस सेटअप को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो जो 1 ओम का प्रतिरोध है ना, उसको मेजर करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई वो जो जमीन है ना उसका प्रतिरोध 1 ओम है और उससे कम 1 ओम या उससे कम है कि नहीं है। ठीक है, और वो चीज चेक करने के बाद ही हम लोग ये सेटअप लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो भी टेस्टिंग है ना, वो टेस्टिंग हम लोग अर्थ टेस्टर के द्वारा करते हैं। अब जब भी हम लोग टेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो टेस्टिंग के लिए मैंने क्या बोला, अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो अब जब भी हम लोग इस अर्थ टेस्टर की बात करेंगे ना, तो हमने एक उपकरण पहले पढ़ा है जिसका नाम है मैगर। ये जो उपकरण है ना, लगभग संरचना के अंदर मैगर के समान ही रहता है, पर यहाँ पे एक अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है कि यहाँ पे हमें देखिए, मैगर की जब भी हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे अपन ने क्या उपयोग करा था, एक डीसी शंट जनरेटर उपयोग करा था। और उस डीसी शंट जनरेटर से अपने को क्या बताया, अगर डीसी जनरेटर है तो वहां से जो उत्पन्न होगी विद्युत वो कौन सी होगी, डीसी। ठीक है, इसका मतलब वो जो मैगर है ना, उस मैगर के अंदर जो भी धारा या जो भी विद्युत हम लोग उपयोग कर रहे थे ना, वो कौन से प्रकार की थी, वो डीसी प्रकार की थी। पर जब भी अपन अर्थ टेस्टर की बात करेंगे ना, इस अर्थ टेस्टर के अंदर जो सप्लाई रहती है ना, वो एसी प्रकार की रहती है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस रहेंगे उसी उपकरण के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी वो का वो सेटअप बनाएंगे, वैसे के वैसे यहाँ पे हम लोग डीसी शंट जनरेटर लगा के उसके आर्मेचर को हम लोग घुमा के विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेंगे। पर हम लोग यहाँ पे एक डीसी से एसी के अंदर कन्वर्ट करने का सिस्टम भी लगाएंगे। और उसके बाद देखिए ना, यहाँ पे एसी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जब भी हम लोग जो प्रतिरोध है, जैसे अर्थ का प्रतिरोध है, उसको नापेंगे ना, तो उसको नापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होगा वो वापस यहाँ पे भी पीएमएमसी रहेगा। और पीएमएमसी के अंदर विद्युत धारा को नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे वो जो एसी के अंदर कन्वर्ट हुई हुई धारा है ना, उसको वापस हम लोग डीसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 काम होंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो सप्लाई डीसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न हुई है ना, उसको डीसी से एसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और जब भी अपन ने वो प्रतिरोध को, उस जो जमीन है उसके अंदर से धारा प्रवाहित होकर अंदर आई ना मीटर के अंदर, तो उस टाइम पे हम लोग उस एसी को वापस डीसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और ओम मीटर के द्वारा क्या कर लेंगे, जो प्रतिरोध है उसको नाप लेंगे। अब नापा कैसे जाता है, देखिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग इस मीटर के द्वारा अगर इसको नापेंगे ना, किसको, प्रतिरोध को, तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं। देखिए ना, मैंने जैसे माना ये एक कोई जमीन है, इस जमीन के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक सेटअप लगा रखा है किसी भी प्रकार का। जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे एक प्लेट अर्थिंग कर रखी है। क्या कर रही है, प्लेट अर्थिंग कर रही है। ठीक है, और यहाँ से जैसे वायर जा रहा होगा अपने घर के अंदर। तो जब भी अपन टेस्टिंग करेंगे ना, तो टेस्टिंग करते समय हम लोग सबसे पहला कार्य करते हैं, ये जो अर्थिंग का वायर है ना, इस वायर को यहाँ से क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉपर की रॉड्स लेते हैं और 2 कॉपर की रॉड्स को इस जो मेन इलेक्ट्रोड है ना, इससे कुछ दूरी के ऊपर क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे गाड़ दी और एक यहाँ पे गाड़ दी। ठीक है, और गाड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को नाम दे देते हैं। जैसे ये जो रहेगी, ये तो क्या है, मैंने बोल दिया मेन इलेक्ट्रोड है। इसको हमने मेन इलेक्ट्रोड मतलब इसको जैसे अगर अपन नाम देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ, जैसे ये ए इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये अर्थ टेस्टर है ना, इस अर्थ टेस्टर को यहाँ पे लगाएंगे और लगा के यहाँ से जो 2 टर्मिनल निकलते हैं ना, 3 टर्मिनल निकलते हैं ना, उनको इस हिसाब से कनेक्ट करेंगे कि एक टर्मिनल तो यहाँ से कनेक्ट रहे और एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होके मीटर के अंदर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि इस टर्मिनल, इस मेन इलेक्ट्रोड के थ्रू धारा प्रवाहित करी। और वो धारा, क्योंकि यहाँ से तार कनेक्टेड है ना, तो वो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी कि इसके थ्रू बाहर जाए। ठीक है, तो अब जब भी ये चीज हुई ना, ये चीज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये 2 इलेक्ट्रोड है ना, कौन सा, ए और बी, इन दोनों के मध्य हम लोग क्या करेंगे, ओम मीटर से प्रतिरोध को नाप लेंगे। ठीक है, ये जब भी हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं ना, ये जो प्रक्रिया रहती है इसको हम लोग बोलते हैं फॉल इन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, फॉल इन पोटेंशियल मेथड। ठीक है, यानी विभव में एक तरीके से ड्रॉप,
विभव में क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। मतलब देखिए ना, मैंने क्या करा, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में धारा प्रवाहित करी, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा, इसके ऊपर कोई ना कोई विभव रहेगा जैसे, और इसके अंदर कोई ना कोई विभव रहेगा। हम लोग अब नाप कहाँ रहे हैं, हम लोग नाप रहे हैं इस इलेक्ट्रोड से जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी विभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य जो ओम मीटर उसको कनेक्ट करेंगे, और जब भी आपने ओम मीटर को कनेक्ट करा ना, तो क्या होएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विभव है वो शून्य है ना, तो वो धारा इसके थ्रू प्रवाहित होने की कोशिश करेगी, और ये जो ओम मीटर है ना, वो ओम मीटर क्या करेगा, एक प्रॉपर वैल्यू बता देगा, और अपने को उस जो अर्थिंग है ना, उस अर्थिंग का प्रतिरोध पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब भी अपन इन चीज़ों को प्लेस कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं कि क्योंकि हम लोग इन दोनों के बीच में नाप रहे हैं ना, तो हमें ये जो रॉड है ना, इस रॉड को इससे बहुत ज़्यादा दूरी पे रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूरी पे रखोगे ना, तभी तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है इन दोनों के बीच में, वो प्रतिरोध थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और जब ये धारा ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा ना, उसी स्थिति के अंदर ये जो करंट है, ये करंट इसके थ्रू क्या होने की कोशिश करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो दूरी है ना, वो दूरी इससे बहुत ज़्यादा रखते हैं। मतलब वो दूरी कितनी रहती है, ये माना जाता है कि ये जो दूरी है ना, ये कम से कम 15 मीटर रखें हम लोग, और अधिक से अधिक जो ये 25 मीटर के आसपास तक की रहती है, ठीक है। तो इस मेथड से देखिए, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ टेस्टर से जो प्रतिरोध होता है ना, उस प्रतिरोध को नापते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, इसकी जो संरचना है ना, ये संरचना लगभग जो हम लोग मैगर पढ़ते हैं उस मैगर के समान रहती है, ठीक है। तो मैं जैसे इसका डायग्राम बनाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर अपन इसकी संरचना की बात करेंगे ना, तो मैंने क्या बोला, देखिए ना, यहाँ पे भी जैसे अपन डीसी शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे भी एक डीसी शंट जनरेटर रहेगा, जैसे कि अपन मैगर में देख रहे थे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने शंट जनरेटर बनाया, ठीक है। ये तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पे इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और इस बीच के अंदर क्या है, जो रोटर यानी शाफ्ट है वो है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये जो शाफ्ट है ना, इसको अपने को हैंड से ड्राइव करना है, जैसे अपन मैगर के अंदर कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर भी हम लोग हैंडल को बनाएंगे इस प्रकार से। ये जो हैंडल रहेगा, इस हैंडल के द्वारा हम लोग जो ये जो मैगर रहेगा, इसके मैगर के जनरेटर को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। और वो ड्राइव अपने को क्या पता है किस स्पीड से करते हैं हम लोग, 160 आरपीएम से, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जब मैगर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे अपन ने इसको डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि ये जो उपकरण रहता है ना, इस उपकरण के अंदर हम लोग डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्यों कर रहे थे, क्योंकि अपने को ये चीज़ पता है कि अगर बाई चांस आप डीसी से नापने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट यानी जो विद्युत अपघटन का जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव हो जाएगा, और प्रभाव होने के कारण जो एरर है, वो जो मीटर है ना, वो प्रॉपर वैल्यू दर्शाएगा नहीं, ठीक है। तो जो एसी के अंदर कन्वर्ट करने वाला जो सिस्टम रहता है ना, वो सिस्टम यहाँ पे लगता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। जो सिस्टम इसको एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा डीसी को, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट कन्वर्टर, क्या बोलते हैं, करंट रिवर्सर, सॉरी है ना, क्या बोलते हैं, करंट रिवर्सर, ठीक है। और इसको अगर अपन हिंदी में लिखने जाए तो धारा परिवर्तक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये भाग है, ये भाग क्या करेगा, ये भाग करेगा एसी को डीसी के अंदर, डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जब अपन जैसे अगर धारा अपन ने जमीन के अंदर प्रवाहित कर दी, और प्रवाहित करने के बाद जब मीटर से अपने को धारा को ना वो जो प्रतिरोध है उसको नापना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वापस डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने जैसे अभी अपन वर्किंग जैसे कि मूल जो अपन डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में, तब मैंने बताया था इसकी थ्योरी के अंदर। तो ये जो उपकरण, ये जो पार्ट रहेगा जो वापस एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए ना, सिंक्रोनस रोटरी स्विच, क्या बोल रहे हैं, सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर, सॉरी है ना, रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये इसका नाम रहेगा। अब कनेक्शन की बात करेंगे, तो कनेक्शन से पहले अपन यहाँ पे कुंडलियाँ भी बना लेते हैं, जो कि अपन वहाँ पे जब मैगर पढ़ रहे थे तब डिस्कस करा था कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लग रहा था इस मैगर, उसके अंदर मैगर के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, अर्थ टेस्टर के अंदर भी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करेंगे, जो कि क्या रहेगा, यहाँ पे स्थायी चुंबक, जैसे यहाँ पे एन ध्रुव, और यहाँ पे जैसे अपन ने दक्षिणी ध्रुव को बनाने की कोशिश करी एस,
और इसके बीच के अंदर जो कुंडलियाँ रहेगी उन कुंडलियों को अपन सिंपल में लाइनों के द्वारा दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसे तो एक कुंडली जिसको अपन वोल्टेज कॉइल बोलेंगे और ऐसे एक कुंडली जिसको अपन करंट कॉइल बोलेंगे। अब नोट कर पा रहे होंगे मैंने ये जो दोनों की दोनों कुंडलियाँ हैं ये किसके ऊपर रखी है, ये 90 डिग्री के कोण के ऊपर रखी है। किसके ऊपर? 90 डिग्री के कोण के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गई वोल्टेज कॉइल और ये करंट कॉइल। अभी जब अपन इसकी थ्योरी को जैसे वर्किंग को मैं बता रहा था तो वर्किंग को बताते समय मैंने एक चीज़ और बताई थी कि वहाँ पे क्या कर रहे थे अपन 3 रॉड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो मुख्य रॉड थी और 2 अपन ने क्या कर रहे थे कॉपर के अलग से रॉड्स कनेक्ट करी थी। ठीक है, तो वो जो रॉड रहेगी ना वो रॉड के लिए यहाँ पे टर्मिनल्स रहेंगे, जैसे एक टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल ये। ठीक है, ये इस साइड में जो टर्मिनल रहेंगे उनको अपन P2 और C2 नाम देंगे, यानी पोटेंशियल का सेकेंड टर्मिनल और ये करंट का सेकेंड टर्मिनल। और इस साइड के अंदर जो टर्मिनल रहेंगे ना वो टर्मिनल रहेंगे इन दोनों का कॉमन टर्मिनल रहेगा जो मुख्य कुंडली के लिए रहेगा, मुख्य रॉड के लिए रहेगा, जिसको अपन P1 और C1 बोलेंगे। ये एक तरीके से कपल हुआ रहेगा और ये कनेक्ट किससे रहेगा, जो अपन ने वर्किंग जब जस्ट अभी पढ़ी ना उस वर्किंग के अंदर जो A टर्मिनल था ना उससे ये कनेक्टेड रहेगा। ये पार्ट किससे कनेक्टेड रहेगा, B से कनेक्टेड रहेगा और ये C से कनेक्टेड रहेगा। अब जब अपन वर्किंग पढ़ रहे थे मैंने क्या बताया था कि जो धारा रहती है ना वो धारा इस A से C के मध्य हम लोग प्रवाहित कराते हैं और जो अपने को प्रतिरोध नापना है ना वो प्रतिरोध कहाँ नापेंगे, हम लोग A और B के मध्य नापेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी संरचना रहती है। अब जैसे इसके कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, कनेक्शन से पहले भी ये जो वोल्टेज कॉइल है ना, इस वोल्टेज कॉइल के यहाँ पे हम लोग जो संकेतक रहता है वो संकेतक और जो स्केल है वो दोनों के दोनों यहाँ पे बनी हुई रहती है। ठीक है, यानी अगर आप नोट कर पाओगे यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, करंट कॉइल, यहाँ पे वोल्टेज कॉइल है और वोल्टेज कॉइल से क्या कर रखा है अपन ने, संकेतक और स्केल को कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे इनके कनेक्शंस की बात करते हैं, देखिए ना, अब कनेक्शन की बात करोगे तो कनेक्शन अपन स्टार्टिंग से ही लेते हैं ऊपर से ही। देखिए ये जो जनरेटर है ना, इस जनरेटर को जैसे मैंने इसको बोल दिया प्लस टर्मिनल और इसको बोल दिया, क्या बोल दिया, माइनस टर्मिनल। तो कनेक्शन इस प्रकार से रहेंगे, ये जो प्लस टर्मिनल रहेगा ना ये जाएगा किसके अंदर, इस पार्ट के अंदर जाएगा, जो क्या कर रहा है, इसको DC को AC के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट रहेगा ना वो आउटपुट जाएगा किसके अंदर, अपनी करंट कॉइल के अंदर। किसके अंदर जाएगा, करंट कॉइल के अंदर। ठीक है, और इसी का एक पार्ट जाना है, कहाँ पे जाना है, C2 के अंदर। ठीक है, C2 के अंदर, और इसका सेकेंड जो पार्ट है वो जाना है कहाँ पे, C1 के अंदर। ठीक है, ऐसे कनेक्शन हो रहे हैं। अब आगे देखिए ना, अब ये जो करंट कॉइल है ना, इस करंट कॉइल से एक और टर्मिनल निकलेगा, वो टर्मिनल अपना जाएगा कहाँ पे, जनरेटर के माइनस टर्मिनल में। तो इस प्रकार से जो करंट कॉइल है ना, इस करंट कॉइल का कनेक्शन हो जाएगा। धारा कैसे प्रवाहित होनी है, देखिए ना, इस पार्ट से यहाँ से निकलते हुए C के अंदर जानी है और C से इसके अंदर जानी है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगी और इस प्रकार से होती हुई इस करंट कॉइल को कैसे कनेक्ट कर दिया, इसने श्रेणी क्रम के अंदर कनेक्ट कर दिया, आप नोट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन कनेक्शन करते हैं किसकी, वोल्टेज कॉइल की। ठीक है, तो वोल्टेज कॉइल मैंने क्या बोला, जो वोल्टेज कॉइल है ना वो कैसे कनेक्ट रहती है, वो समांतर क्रम में कनेक्ट रहेगी। और समांतर क्रम में किसके, जिससे इसको सप्लाई लेनी है। और ये सप्लाई कहाँ से ले रही है, मैंने क्या बताया, जब अपन मापन करेंगे ना, वो मापन के टाइम अपन इसको वापस DC के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे सप्लाई को। तो DC के अंदर कौन कन्वर्ट कर रहा है, मैंने अभी जस्ट बताया, ये सिंक्रोनस रोटरी स्विच कर रहा है, रेक्टिफायर कर रहा है। तो इसके जो टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखिए ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके ये हो गया समांतर क्रम के अंदर। कौन हो गया, ये जो वोल्टेज कॉइल है। अब देखिए ना, इसके जो बचे हुए जो टर्मिनल है ना इस रोटरी स्विच के, एक तो जाएगा यहाँ पे P1 के अंदर, एक टर्मिनल जाएगा किसके अंदर, P2 के अंदर। इस प्रकार से इस पूरे के पूरे उपकरण की संरचना होती है। संरचना के अंदर आप नोट करोगे, देखिए ना, मैंने क्या करा, यहाँ पे DC जनरेटर लगाया, इस DC जनरेटर के आउटपुट को अपन ने किसके अंदर दे दिया, करंट रिवर्सर के अंदर कर दे दिया। इसने क्या करा, DC को AC के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो AC है ना, AC यहाँ से देखिए इस प्रकार से इस C1 के अंदर और फिर C2 से होती हुई इस किसको, करंट कुंडली को इसने क्या कर लिया, श्रेणी क्रम के अंदर ले लिया। तो यहाँ पे ये श्रेणी क्रम हो गया। और अगर वोल्टेज कॉइल की बात करोगे तो वोल्टेज कॉइल के अंदर अपने को क्या करना है, देखिए ना, हमें क्या करना है, इसके और इसके मध्य, किसके, A और B के अंदर नापना है। तो हम लोग क्या करेंगे, A और B को किसके समांतर क्रम में रखने की कोशिश करेंगे, इस वोल्टेज कॉइल की। देखिए एक सिरा तो अपन ने इधर से ले लिया, एक सिरा इस साइड से ले लिया और यहाँ से इसको इधर और इस, यानी ये जो वोल्टेज कॉइल है वो क्या हो गई, इसके समांतर क्रम में हो गई। किसके, एक तो
सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर के, और दूसरा जो भी लोड है एक तरीके से, जो ये रॉड है ना ए और बी, इनके समांतर क्रम में हो गई। ठीक है, तो जैसे ही ये समांतर क्रम में होगा ना, इसके अंदर सप्लाई जाएगी। वो सप्लाई किसके समानुपाती रहेगी? देखिए ना, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी ना वोल्टेज कॉइल के अंदर, इस वोल्टेज कॉइल के अंदर जो वोल्टेज रहेगी वो वोल्टेज किसके समानुपाती रहेगी? जो भी यहाँ पे वोल्टापात हो रहा है ना, किसके मध्य? ए और बी के मध्य, उसके समानुपाती रहेगी। क्या? इस वोल्टेज कॉइल के अंदर जो वोल्टेज है, और उस अनुसार ये डिफ्लेक्शन होएगा। ठीक है, और जो दूसरी स्थिति रहेगी, वो दूसरी स्थिति कौन सी? जैसे इस करंट कॉइल की बात करोगे तो करंट कॉइल की जो करंट रहेगी ना, वो किसके समानुपाती रहेगी? वो समानुपाती रहेगी इन दोनों के मध्य। ठीक है, किसके? ए और सी के मध्य जो प्रतिरोध है उसके। तो ऐसे प्रकार से इसके अंदर क्या हो जाएगी? धारा प्रवाहित हो जाएगी। होप आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए ना, मैं क्या बोला, इसका उपयोग, करंट रिवर्सर का उपयोग तो एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लिया अपन ने, और सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर का उपयोग हमने क्या करा? डीसी एसी को वापस डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किया है। ठीक है, और बाकी अब जैसे ये संरचना होगी और वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग जस्ट अपन ने अभी जस्ट पहले इससे डिस्कस की है। ठीक है, अब जैसे अगर अपन आगे बात करते हैं, देखिए ना एक और चीज़ क्या, देखिए ना यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि आप कई बार ये चीज़ नोट करोगे कि हम लोग जब इसको शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं ना, तो रोटेट करते समय जो विद्युत वाहक बल यहाँ पे प्रेरित हो रहा है ना, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? एसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो एसी रहेगी ना, उसकी आवृत्ति में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है कई बार। ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस के कारण ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट करने लग जाए। मतलब कभी भी जो वैल्यू है ना, तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बताने की कोशिश करें, मतलब उसके अंदर एक तरीके से एरर आने की कोशिश रहेगी। तो वो जो एरर है ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो एरर है, इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं? तो रिमूवल का सिर्फ एक तरीका है कि ये जो शाफ्ट है ना, इसकी स्पीड को हम लोग या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, घटाने बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो साइकिल बन रही है ना अपनी एसी की, उस एसी की साइकिल की आवृत्ति क्या होगी? एडजस्ट होएगी। होप जैसे जैसे अगर अपन तेज चला रहे होंगे तो हो रहा होगा कि वो जो आवृत्ति वो बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, और जैसे अगर आप धीरे चलाओगे, जैसे स्पीड को धीरे करोगे तो क्या आएगा? उसकी आवृत्ति कम होने की कोशिश करेगी। यानी कुल मिला के इसके रोटेशन से जो आवृत्ति रहेगी ना, वो एडजस्ट होएगी, और एडजस्ट होने के कारण ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर एग्जैक्ट वैल्यू दर्शाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, जो विशेष बातें हैं, वो विशेष बातें जो अपने से एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो करंट रिवर्सर का उपयोग, ठीक है, दूसरा जो सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर है उसका उपयोग क्या है, इसके अलावा भी जस्ट मैंने बताया कि जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग अपने को पता होना चाहिए। डिफ्लेक्ट होएगा तो उसको अपने को चेंज करने के लिए अपने को क्या करना है? इसकी स्पीड को एडजस्ट करना है। करंट रिवर्सर का कार्य क्या है? डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करना। क्यों कर रहे हैं हम लोग डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट? इस चीज़ को विशेष कर से ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे डीसी सप्लाई दोगे ना अंदर जमीन के अंदर, तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट पैदा होएगा। हमने क्या बताया, जो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है ना, वो डीसी के अंदर होती है, एसी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को हटाने के लिए यहाँ पे इस सप्लाई को डीसी से एसी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एसी के अंदर कन्वर्ट हुआ, एसी जमीन के अंदर गई, तो वो जो प्रक्रिया अपनी होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया नहीं हुई, तो हम लोग उस चीज से बच गए। अब जब अपन मापन की बात करेंगे ना, तो मापन के समय अपन वापस इसको डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कैसे आए? एक्यूरेट आए। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थ टेस्टर कार्य करता है और इस प्रकार से इसकी संरचना रहती है। होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे समझ में आया, और अगर मेरी ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।